नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसे कहते हैं स्टेट कैप्चर। हम एक खास एनालिसिस के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की कास्ट पॉलिटिक्स और बड़े बड़े जन आंदोलनों से इसका क्या कनेक्शन बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक बड़े और सीधे सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आंदोलन जो हमें जनता का लगे, उसे पर्दे के पीछे से कोई और शक्ति, कोई अदृश्य ताकत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। पहला सेक्शन है एक अनदेखा पॉलिटिकल खतरा। देखिए, ये आइडिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो सोशल मूवमेंट्स हमें सामने से दिखाई देते हैं, हो सकता है कि वो असल में पूरी कहानी ना हो। जिस एनालिसिस को हम आज देख रहे हैं ना, उसका मेन आर्गुमेंट यही है कि कुछ पावरफुल छिपे हुए ग्रुप्स है जो न सिर्फ सरकार की पॉलिसीज को बल्कि जनता के प्रोटेस्ट को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, रिजर्वेशन पर हुए दो आंदोलन। अच्छा, इस थ्योरी को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये जो एनालिसिस है ना, ये हमें भारत के दो बहुत बड़े रिजर्वेशन आंदोलनों की तुलना करके दिखाता है। तो कहानी शुरू होती है साल 1990 में। वीपी सिंह की सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करती है और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल जाता है। अब इसके खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर उतर आते हैं और राजीव गोस्वामी का खुद को आग लगाने का प्रयास इस पूरे प्रोटेस्ट का सिंबल बन जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। ठीक 16 साल बाद 2006 में जब रिजर्वेशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक बढ़ा दिया गया, तो एक और मूवमेंट शुरू हुआ, यूथ फॉर इक्वालिटी। 1990 वाला जो आंदोलन था वो बहुत इमोशनल था। इस सोर्स के हिसाब से वो पूरी तरह से भावनाओं पर चल रहा था, और स्टूडेंट्स की तरफ से जो आत्मदाह जैसी कोशिशें हुई, उसने तो सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। 1990 के आंदोलन के जो सिंबल थे, राजीव गोस्वामी, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में खुद ये माना कि उनका वो फैसला सिर्फ भावनाओं में बहकर की गई एक बेवकूफ़ी थी। और रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये सोर्स बताता है कि बाद में ये भी पता चला कि राजीव गोस्वामी की अपनी कम्युनिटी यानी गोसाई समाज, वो खुद भी ओबीसी लिस्ट में शामिल थी। अब इस बात ने तो पूरे आंदोलन की तस्वीर को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो यहाँ पर दोनों मूवमेंट्स का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। सोर्स के मुताबिक 1990 का आंदोलन एकदम इमोशनल था, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला, और दूसरी तरफ 2006 का जो आंदोलन था वो एक कैलकुलेटेड, सोची समझी लीगल स्ट्रैटेजी पर बना था। और देखिए, इस स्ट्रैटेजी का एक सॉलिड रिजल्ट भी निकला। यूथ फॉर इक्वालिटी की जो कानूनी लड़ाई थी, उसी की वजह से क्रीमी लेयर का रूल आया, जिसका मतलब ये था कि रिजर्वेशन का फायदा ओबीसी कम्युनिटी में भी सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो एकदम अलग अलग दिखने वाले आंदोलनों में क्या कुछ कॉमन है? क्या कोई एक धागा है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है? इस सोर्स का तर्क है हाँ, बिल्कुल है, और वो मानता है कि इन सब के पीछे है स्टेट कैप्चर। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। आखिर ये स्टेट कैप्चर है क्या? चलिए अब जरा इसे ठीक से समझते हैं। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो स्टेट कैप्चर वो सिचुएशन है जब कुछ प्राइवेट ग्रुप्स सरकार के डिसीजन मेकिंग पर इतना हावी हो जाते हैं कि सरकार के फैसले जनता के लिए नहीं बल्कि उन्हीं ग्रुप्स के फायदे के लिए होने लगते हैं। मतलब ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। इस थियरी के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कुछ ग्रुप्स अपने खास एजेंडे के साथ इकट्ठा होते हैं। स्टेप 2, वो फिर एक सिस्टम से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। और फाइनली स्टेप 3, ये मैनिपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जनता के आंदोलनों तक को हाईजैक कर लेते हैं। चलिए अब चौथे सेक्शन को देखते हैं, स्टेट कैप्चर के कुछ और एग्जाम्पल्स। ये सोर्स इस थ्योरी को सिर्फ यहीं तक नहीं रोकता, बल्कि भारत की कई और बड़ी घटनाओं से भी जोड़ता है। तो इस एनालिसिस के मुताबिक ये सब स्टेट कैप्चर के ही उदाहरण हैं, जैसे कि अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसके बारे में ये सोर्स कहता है कि उसे बाद में पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने हाईजैक कर लिया, या फिर कोल और 2G जैसे स्कैम्स, जहां आरोप लगे कि प्राइवेट कंपनियों ने सरकारी नीतियों को अपने फायदे के लिए बदलवा दिया। नेशनल हेराल्ड केस, जिसे कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल बदला लेने के लिए इंस्टीट्यूशंस के मिसयूज का एग्जाम्पल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम पर भी कुछ खास आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स का कंट्रोल, जहां पर्दे के पीछे की ताकतों ने पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया।
और अब हम आ गए हैं आखिरी सेक्शन पर, इस सोर्स का फाइनल मैसेज। तो आखिरकार ये पूरा एनालिसिस हमें क्या बताना चाहता है? ये सोर्स ये दावा करता है कि कुछ खास आइडियोलॉजिकल और मजहबी ताकतें इस पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की एक्सपर्ट हैं और वो इतनी पावरफुल हैं कि सत्ता में ना होते हुए भी पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोड़ सकती हैं। और आखिर में ये एनालिसिस एक तरह की वार्निंग देता है। ये कहता है कि भावनाओं में बहने से बचना चाहिए, ताकि सोर्स के ही शब्दों में कहें तो कोई किसी दुश्मन के बिछाए जाल में ना फंस जाए। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोर्स पूछता है, क्या ये सोचने और समझने का आखिरी मौका है? ये एक ऐसा